वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। आप लोग देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन में जो अब वार चल रहा है, उसी के दरमियान कुछ भारतीय, लगभग 20,000 भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो यूक्रेन में मेडिकल स्टूडेंट ज़्यादातर रहते हैं भारतीय। तो उसी को लेकर यूक्रेन से भारतीयों को वापस निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। इस लेक्चर में शुरुआत में हम लोग कुछ ऑपरेशंस को जानेंगे जो समय समय पर भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारत सरकार द्वारा ऑपरेट किए गए हैं। इसके बाद कुछ अदर फैक्ट को जानेंगे और इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और आपको अपकमिंग गेम्स के बारे में हम लोग बताएंगे। तो अब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध जब चल रहा था, लगभग 20,000 भारतीयों को वहां से निकालना है। भारत सरकार और वायुसेना दोनों ही इसमें अब मर्ज हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग आज की डेट तक, जिस दिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11,500 स्टूडेंट्स को जो है वो एयरलिफ्ट कर लिया गया है। आगे नेक्स्ट है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो करंट अफेयर पढ़ाया था उसमें नाटो और यूक्रेन रशिया के बारे में हल्का सा बता दिया था। इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को नाटो और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टकराव है, युद्ध चल रहा है, उसके बारे में भी एक झलक आप लोगों को बताऊंगा। वंदे भारत मिशन 2020 में चलाया गया था और ये जब कोविड-19 भारत में आया था, ठीक है, कोविड-19 भारत में आया था, तब भारतीयों को विदेशों में जो भारतीय बसे उनको भारत वापस लाने के लिए एक मिशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन, और ये चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, एक इसी की तर्ज पर ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था और कोविड-19 के दौरान जो भारतीय विदेशों में थे उसे भारतीयों को जो है भारत में वापस लाना था। बट इन दोनों में फर्क ये है, इसको ऑपरेट कर रही थी नौसेना और इसको पूरी भारत सरकार। नौसेना केवल उन देशों से, जैसे मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, ऐसे देशों से जो भारत से समुद्र तटीय बाउंड्री बनाते हैं या जिनसे समुद्र के माध्यम से भारतीयों को वापस लाया जा सकता था। बाकी नौसेना के बाकी जो वायुसेना थी वो इस वाले ऑप्शन में वंदे भारत में लग रही थी, जिसमें भारत की जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं या जो एयरलाइंस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड थी। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है ऑपरेशन राहत। तो ये है 2015 का और ये जब यमन संकट आया था, तब जो है यमन संकट के दौरान भारतीयों को वहां से जो है एयरलिफ्ट किया गया था, निकाला गया था। इसके बाद है कुवैत मिशन, इसको बोलते हैं कुवैत एयरलिफ्ट भी बोलते हैं, 1990 का है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि लगभग 1,70,000 भारतीयों को जो है कुवैत से निकाला गया था। असल में हुआ यह था कि ईरान ने कुवैत पे जो है हमला बोल दिया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी के। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, खासकर करंट अफेयर। आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग पहली बार आए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर है ऑपरेशन सकून, 2006 में चलाया गया था और ये इजराइल संकट, तब इजराइल में जब गृह युद्ध चला था तब भारतीयों को वहां से बाहर निकाला गया था। ठीक है, इसके बाद है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री जो है 2015 में नेपाल में, आप लोगों ने सुना होगा, 2015 में भूकंप आया था। ठीक है, और भूकंप आया था तो वहां से भारत के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होती है देखिएगा, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, यानी नेवी, आर्मी और नेवल एयर, ये राष्ट्रपति के अधीन काम करती हैं। और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जिसमें CISF है, ITBP है, CRPF है, BSF है या असम राइफल्स है। तो ये सारी कहलाई जाती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। और सिविल पुलिस क्या होती है, जो स्टेट की सिविल पुलिस होती है। क्लियर है सभी को। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि CISF की फुल फॉर्म क्या होती है। CISF की फुल फॉर्म बताइए, BSF की फुल फॉर्म बताइए, CRPF की फुल फॉर्म बताइए फटाफट से, और ITBP की फुल फॉर्म आप लोग, ITBP की मुझे फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। क्लियर है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आजकल बड़ा चर्चाओं में है, वो है कवच।
तो कवच क्या है, एक्चुअली मैं आप लोगों को समझा दूं। कवच जो काम करेगा केवल एक ही ट्रैक पर करेगा। आप लोग देख रहे होंगे ज्यादातर जो भारत में ट्रैक है वो पैरेलल ट्रैक है, यानी दो ट्रैक बिछे हुए हैं रेलवे के, लेकिन ये एक ही ट्रैक पर काम करेगा। मतलब यदि एक ट्रैक पर और आमने सामने दो ट्रेनें आ रही हैं तो उनको एक्सीडेंट होने से ये बचाएगा। इसका नाम है कवच, और ये एक प्रकार का ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। और ये क्या करता है, जो ट्रेन की कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, यानी ट्रेन को टक्कर लगने से बचाने का काम करता है। और इसका निर्माण किया है DRSO द्वारा, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया। तो ये आपको फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया था, इसे आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए सिनॉप्सिस इसको तैयार कर सकते हैं। आमने सामने आ रही ट्रेनों को दुर्घटना से बचाना, ठीक है। रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे वर्तमान में, और कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, सहकारिता मंत्री कौन है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और देखिएगा इसका जो टेस्ट हुआ है अभी, परीक्षण जो हुआ है इसका, वो हुआ है सिकंदराबाद जोन डिवीजन में, और लिंग और उस ट्रैक का नाम था लिंगमपल्ली और विकाराबाद। इस ट्रैक पर इसका जो है टेस्ट किया गया है, याद रखेंगे किस डिवीजन में, सिकंदराबाद में। क्लियर है सभी को, तेलंगाना में है ये। और दूसरा एक चीज आप लोगों को बताऊं, भारत में वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। 18वां बना था वेस्टर्न कोस्ट विशाखापट्टनम, ये भी आई थिंक 2000 ईयर मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन यही है, ठीक है। और सिकंदराबाद किस में आता है, कौन से डिवीजन में आता है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में ये आता है। क्लियर है सभी को। भारत में पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी आप लोगों को पता है, मुंबई से ठाणे के बीच में डलहौजी के समय 1853 में चलाई गई थी। और अगर हम बात करें भारत में मेट्रो अगर हम करें तो सबसे पहले कलकत्ता में और दिल्ली में सन 2000 में चलाई गई थी 30 हजारी से सादरा के बीच में। क्लियर है सभी को। आगे अगर हम बात करें तो आगे है शेन वॉर्न, अभी आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर थे और ये स्पिन गेंदबाज थे, और इनका जो है हाल ही में अभी निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। 1992 में पहली बार इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था, पहला मैच जो था 1992 में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैंने जानबूझ के नहीं लिखी यहाँ पर, शेन वॉर्न की पुस्तक का नाम आप लोग बताइएगा, बुक का नाम, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुकी है यूपी में। बिरजू महाराज का निधन हुआ है, कथक कलाकार थे, आप लोगों को पता है कथक उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डांस है, और कथक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का, ठीक है। जैसे गरबा और डांडिया गुजरात का है, गिद्धा जो है आपका पंजाब का है, इस तरीके से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और तमिलनाडु, ये सब आप लोग याद रखेंगे। 1938 में इनका जन्म हुआ था और ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। दिल्ली में हालांकि इनका निधन हुआ है, लेकिन लखनऊ घराने से संबंधित थे। इसके बाद है डेमोक्रेसी इंडेक्स की अगर हम बात करें 2021 की, तो भैया भारत की रैंकिंग आई है 46, ठीक है। और नॉर्वे जो है वो पहले नंबर पर है, और सबसे लास्ट में आपको पता ही होना चाहिए कि अफगानिस्तान का स्थान जो है सबसे लास्ट में है। अफगानिस्तान की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका नाम है सोरा, ये भी आप लोग याद रखेंगे, और भारत ने ही उसका निर्माण किया था। हालांकि अब तालिबान सरकार चल रही है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है डिफेक्सपो क्या होता है, यानी एक प्रकार का इस तरह का सेमिनार, एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के जितने भी सुरक्षा संबंधी उपकरण हैं इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, उनको जो है एज ए प्रदर्शनी के रूप में दिखाना। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष बाद, और इसे कराता है डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, हर साल इसको ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। और इसमें भारत से जुड़े जो भी सुरक्षा तंत्र हैं, जैसे बम हो गए, मिसाइल्स हो गई, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए इन्वेंशन हो गए, और जो नए नए एयरक्राफ्ट भारत में बन रहे हैं उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या मॉडल आ रहे हैं, उन सबको दिखाना, पब्लिक को बताना है। इस तरह का ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, और एक प्रकार का एक्सरसाइज भी होता है। तो पर 2 ईयर में ये कंडक्ट किया जाता है। इससे पहले ये लखनऊ में हुआ था, इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट अभी मार्च में होगा ये गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। गुजरात के बारे में कुछ बता देता हूँ। गांधीनगर वहाँ पर राजधानी है, और अहमदाबाद जो है भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा।
तो ये याद रखेंगे आप लोग। और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में कच्छ का रण भी है, और गुजरात में नर्मदा और ताप्ती दो नदियां गिरती हैं उसके वेस्टर्न घाट पर और वेस्टर्न कोस्ट पर, जो बनाती हैं एस्चुरी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में 1869 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे 2 अक्टूबर को। और उन्हीं के जन्म दिवस पे क्या मनाया जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है। गुजरात के बारे में ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे गिर है, गिर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, गुजरात में। और गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है जिसकी हाइट है 182 मीटर, 182 मीटर है। और ये बनाई गई थी किसके, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी स्टैचू बनाई गई है, जो विश्व की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है। और ये है नर्मदा नदी के साधु द्वीप के तट पर। साधु द्वीप एक साधु आइलैंड, उसके पास में है, नर्मदा नदी के तट पर। और ये बनाई है लांसर एंड टर्बो कंपनी ने, और रामतुषार बनर्जी इसके जो हैं वो वास्तुकार थे। ठीक है। और सरदार सरोवर डैम भी है एक, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी गुजरात राज्य से संबंधित है। तो ये तो थे गुजरात के कुछ फैक्ट। आगे बढ़ते हैं भैया, डिफेंस मिनिस्ट्री उसको ऑर्गेनाइज करा रही है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है ईस्टर्न ब्रिज 6। ईस्टर्न ब्रिज 6 क्या है, तो भैया ये है एक प्रकार की एक्सरसाइज, और ये है वायु जो हमारी एयरफोर्स है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। भारत और ओमान के बीच में इसको जो है कंडक्ट किया गया। भारत और ओमान ने इसको अभी जो है एक्सरसाइज की, और भारत की तरफ से सुखोई 30 इसमें था, और ओमान की तरफ से F-16 इसके अंदर था। ये आप लोग याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स कोबरा वॉरियर, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों चर्चाओं में है, 2020 22 की है, दोनों 22 की हैं, भारत और ब्रिटेन के बीच में। और ये थी नौसेना, ये याद रखेंगे, ये थी नौसेना। क्लियर है सभी को। अब जैसे भारत के बीच में और कौन कौन सी होती है, भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण होती है, ये याद रखेंगे, एक मालाबार होती है। ठीक है। कोंकण होती है, मालाबार होती है, ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी सतत विकास सूचकांक 2021 की अगर हम बात करें तो पहला नंबर है फिनलैंड का, और फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन, डेनमार्क, और फिर है सब भारत की पोजीशन है 120। 2020 में जो भारत है वो 117 नंबर पर था, आपके इसमें गिरावट देखने को मिली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखिएगा 3-4 चीजें मानक के तौर पर मेजर की जाती हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा, लिवलीहुड क्या है, उसके जीवन स्टैंडर्ड क्या है, एजुकेशन क्या है, पानी और खाने के लिए ये सब चीजें उपलब्ध है या नहीं, उसी के आधार पर एक मेजर किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है सतत विकास, मतलब जीने के लिए इंसान को और उसके विकास के लिए क्या जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल गुड्स क्या हैं, एसेंशियल सर्विस क्या हैं, उन्हीं के आधार पर ये इंडेक्स जो है तैयार किया जाता है। क्लियर है, समझ में तो आ रहा ही होगा आप लोगों को, और नहीं भी आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम दिन ब दिन आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोस और लेक्चर लेके आ रहे हैं। अपकमिंग यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आप लोगों को आफ्टर इलेक्शन देखने के लिए मिलेगा, तो वो आप लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होंगे, खासकर ये वाले वीडियो लेक्चर, क्योंकि जुलाई 2021 से आप लोगों को करंट अफेयर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, अभी जनवरी में ही हुआ है ये। तो एस्ले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने ये जीता है, याद रखेंगे। और स्पेन के राफेल नडाल हैं, इन्होंने इसको जीता है। क्लियर है सभी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। एक है लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको, बाबू राम है, इन्हें अशोक चक्र मिला है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। 9 जनवरी प्रवासी दिवस, इस बार गोरखपुर में मनाया गया वर्चुअली। और 12 जनवरी युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। 29 अगस्त को होता है स्पोर्ट्स डे। 12 जनवरी मैंने बताया आपको यूथ दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस यानी आर्मी डे। और आपका 25 जनवरी को 2 दिवस याद रखेंगे, एक मतदाता दिवस, दूसरा पर्यटन दिवस यानी वोटर डे और टूरिज्म डे, दोनों है 25 जनवरी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है 4 फरवरी कैंसर दिवस। और इसके बाद अगर हम मार्च की बात करें, 8 मार्च वुमेन डे, 22 मार्च आपका जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 1 मई लेबर डे याद रखेंगे, 1 मई लेबर डे। और 5 जून है आपका एनवायरमेंट डे।
11 जुलाई जनसंख्या दिवस है, 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण ओजोन डे जरूर याद रख लेना, ठीक है। और 26 जुलाई को कारगिल दिवस याद रख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भैया 2 अक्टूबर को क्या, महात्मा गांधी जी की जयंती मैंने अभी बताया था, अहिंसा दिवस, और ये इंटरनेशनल अहिंसा दिवस है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर को क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या होती है, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस है, आपको तो पता ही होगा। और दिसंबर में 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर हैंडीकैप डे यानी विकलांग दिवस, जिन्हें हम दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 दिसंबर को है इंडियन नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस को भी याद रखेंगे 4 दिसंबर का। और 23 दिसंबर को है किसान दिवस। 25 दिसंबर को स्वशासन दिवस है, सेल्फ गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और इसी दिन क्या होता है, क्रिसमस डे भी होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।